हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि झारखंड जुडिशरी का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है। उसी को साथियों ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर पेपर आ चुके हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर पेपर को हम एक एक करके आपके सामने सॉल्व कराने वाले हैं। साथियों, ये जो बुक आपको दिख रहा है, ये लॉ सक्सेस और विधि भारती पब्लिकेशन के कोलाब्रेशन से इस बुक को निकाला जाता है और इस बुक में ही सभी क्वेश्चंस को क्या कंपाइल करके रखा गया है और इसी बुक के माध्यम से मैं सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराता हूं। साथियों, अगर हम इस बुक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये लॉ सक्सेस के द्वारा निकाली जाती है बुक है, जो कि सॉल्व पेपर है और हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, क्या लॉ से रिलेटेड हमारे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे, हमारे पास इंग्लिश से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए थे और कोर सब्जेक्ट हमारे लॉ से कितने सब्जेक्ट पूछे गए थे झारखंड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में। ये बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि जनरल नॉलेज, लॉ एंड इंग्लिश ही हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर किसी को लगता है कि कैसे ये बुक मिले, तो साथियों आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं विधि भारती publication.org पर जा करके। अगर कहीं नहीं मिलता है तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको वीडियो के लास्ट में देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा। तो साथियों, बिना देर के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम आपके सामने सॉल्व करेंगे और एक एक चीज़ों को हम यहाँ पर दिखाते हुए चलेंगे। सबसे तो पहले आप ये देख लीजिए कि झारखंड सिविल जज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2014 सॉल्व पेपर जीके, लॉ एंड इंग्लिश, यही 3 सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो कि 100 नंबर का मार्क्स 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स के ये आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपको एक क्लियर हो गया डाउट जो आपका रहता है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। अब इसी तरह से हम एक एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलेंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन साथियों यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, इंग्लिश से रिलेटेड है। कह रहा है द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ल्ड रैंडम इज, इसका मतलब क्या होगा, कौन मोस्ट अपोजिट है। तो क्या साथियों, ये जो मोस्ट अपोजिट है रैंडम का, क्या ये एक्सीडेंटल इसका मोस्ट अपोजिट होगा? तो बिल्कुल इसका ये मोस्ट अपोजिट नहीं होगा। क्या हैप हजार्ड इसका मोस्ट अपोजिट होगा? तो ये हैप हजार्ड भी इसका मोस्ट अपोजिट नहीं होगा। क्या इंसिडेंटल इसका मोस्ट अपोजिट होगा रैंडम का? तो जी बिल्कुल ये भी नहीं होने वाला है। इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों, ये डेलिब्रेट होगा और रैंडम का जो मोस्ट अपोजिट वर्ड होता है उसको हम लोग डेलिब्रेट के नाम से ही जानते हैं। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस को आस्क किया जा रहा है, आप यहाँ पे देखते हुए चलिए। बात करते हैं सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में। कर फाइंड द ऑड आउट वर्ड। ऑड वर्ड आउट, इसमें मीन्स कि जो ऑड है, जो मीन्स सबसे अलग है, उसको हमको आउट करना है। तो फाइंड द ऑड आउट में अगर हमको देखना है तो इसमें अगर हम तीनों चीज़ों को देखते हैं तो तीनों चीज़ एक जैसे नेसेसरी एक चीज़ हो गया, इसेंशियल एक चीज़ हो गया, फंडामेंटल एक चीज़ हो गया। क्योंकि तीनों चीज़ों किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ये तीनों जो वर्ड है नेसेसरी, इसेंशियल और फंडामेंटल, ये हमारे एक जैसे वर्ड हैं, एक जैसी चीज़ों को शो कर रहा है। लेकिन अगर हम ए वाले ऑप्शन को देखते हैं, पेरिहल की बात करते हैं, तो यही साथियों यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए वाला यहाँ पे अगर हम आंसर को देखते हैं तो ए वाला, सेकंड का ए वाला, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये तीनों एक बिरादरी के हो जाते हैं, जिसमें से हमारा क्या आ जाता है, नेसेसरी आ जाता है, इसेंशियल आ जाता है और फंडामेंटल, ये तीनों एक बिरादरी के हैं, यही इसमें अलग है। कर है ऑड आउट, मीन्स कि जो इससे विभिन्न है, जो इस बिरादरी से विभिन्न है, उसको क्या करना है, हमें आउट करना है। तो सेकंड नंबर का हमारा ए वाला ही यहाँ पे गलत होगा, यही आउट किया जाएगा, यही वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए आपको मिलते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है वन हु वॉक्स इन स्लीप इज, जो सोते वक्त चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो साथियों, आप सभी लोगों को पता है जो सोते हुए चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हाइपरक्राइट्स उसको बिल्कुल नहीं कहते हैं, उसको इम्पोस्टर भी नहीं कहते हैं, उसको सार्कास्टिक भी नहीं कहते हैं, उसको सोमनम्बुलिस्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सोमनम्बुलिस्ट के नाम से जाना जाता है। जो नींद में ही क्या करने लगता है, चलता है, सोते सोते रहेगा, उठेगा और आंख बंद करके वो लगेगा चलने, उसको हम लोग सोमनम्बुलिस्ट के नाम से जानते हैं। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है सोमनम्बुलिस्ट का, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जब हम 2008 का भी सॉल्व करा रहे थे उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सोमनम्बुलिस्ट का, और 2014 के भी क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा रहा है सोमनम्बुलिस्ट वाला। जो सोते हुए आदमी व्यक्ति क्या करने लगता है, सोता रहता है, फिर उठेगा अचानक से, फिर वो चलना शुरू कर देगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, चूज द टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आई विल स्टैंडिंग आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस के बारे में बात कर रहा है।
अब इसमें सेंटेंस में हमको चूज़ करना है कि कौन से टेंस में ये बात कही जा रही है। तो साथियों ये जो बात कही जा रही है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो कही नहीं जा रही है। किस टेंस में कही जा रही है? ये पास्ट सिंपल टेंस में कही नहीं जा रही है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत कही नहीं जा रही है। ये जो बात कही जा रही है साथियों, ये आपकी जो बात कही जा रही है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कही जा रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को फिर एनालिसिस करिए, कह रहा है चूज द टेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस। आई वाज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए कहाँ पे चला जा रहा है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत इसको फीड कर दिया जा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, यहाँ पे सभी देखिए सभी के सभी क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिल रहे हैं और इंग्लिश के ही क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आई एम ट्राइंग टू फोन हर बट आई कांट। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आई एम ट्राइंग टू फोन हर बट आई कांट, नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन नंबर ए गेट अप, ये वाला इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। गेट थ्रू, ये भी इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। सी वाले अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, गेट ऑन, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। गेट अवे इसका क्या होगा, गेट अवे इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर फिर 6 को आप यहाँ पे एनालिसिस करिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटेंस विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है कि कोऑर्डिनेट करता है कंजंक्शन से। इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा, कंजंक्शन से उसको क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, कंजंक्शन से उसको बांध रहा है। ही हेल्ड माई हैंड लेस आई शुड फॉल की बात कर रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं। बी वाले ऑप्शन को देखिए, ही इज़ स्लो बट ही इज़ ऑनेस्ट। वो स्लो है, धीरे है, लेकिन वो क्या है, वो ईमानदार है। ये इसका क्या होगा साथियों, ये करेक्ट आंसर इसका होगा, क्योंकि ये कंजंक्शन से इसको क्या कर रहा है, बात करके रख रहा है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, रामा विल गोट इफ हरी गोस, ये गलत आंसर है इसका। ए बुक इज अ बुक ऑल्दो देयर इज नथिंग इन इट, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो 6 नंबर का बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करते हैं साथियों, तो कह रहा है द वर्ड विच इज़ मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड की बात कर रहा है, थ्रैंसिंग की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 देखते हैं साथियों, तो 7 नंबर का जो ऑप्शन होगा ये ग्रैब इसका होगा, तो ये गलत आंसर है। शाउटिंग होगा, ये भी इसका गलत आंसर है। वार्निंग होगा, ये भी इसका गलत आंसर है। साथियों इसका जो करेक्ट मीनिंग होता है वो बीटिंग होता है। बीटिंग का मतलब होता है मार कुटाई करना, खूब मारना, यही इसका मतलब होगा। बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको देखने के लिए मिल रहा है द ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड वेनिस्ड, इसका मतलब क्या होता है। वेनिस्ड का मतलब क्या होता है साथियों, अब आपको पता होना चाहिए। वेनिस्ड का मतलब होता है वॉज फाउंड की बात हम करते हैं। गॉन मिसिंग की बात कर रहा है, यहाँ पे नहीं होगा। वॉज किल्ड की बात कर रहा है, नहीं होगा। वाज लेफ्ट बिहाइंड की बात कर रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा अगर 8 का, वो बी वाला होगा। वाज फाउंड इसका मतलब होता है, वेनिस्ड का मतलब वाज फाउंड होता है। तो 8 नंबर का यहाँ पे बी वाला आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर साथियों 9 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड द मिस स्पेल्ट वर्ड इज, इसमें से मिसिंग स्पेल्ट किसका है, मीन्स की इनकरेक्ट स्पेलिंग किसका यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो रिलैंक्विस का है। तो साथियों रिलैंक्विस का RELINQUISH, ये इसका करेक्ट आंसर है। मीन्स की रिलैंक्विस में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं है। कह रहा है मिस स्पेल्ट वर्ड किस में दिया है, इल्यूमिनेंट की बात करते हैं तो ये भी सही है। अगर हम डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो ये भी सही है। मीन्स कि ये तीनों आपका क्या हो रहा है, तीनों यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग दिया है। लेकिन अगर हम मिस स्पेल्ट की बात करते हैं तो ये सी वाला आपका क्या होगा, 100% करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि मिस स्पेल्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो आपके वर्ड जो गलती दिए हैं एक्सकोर्स में ही सी वाले ही ऑप्शन में गलती दिए हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 9 का, ये साथियों सी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि बाकी ये तीनों रिलैंक्विस, इल्यूमिनेंट और डिपेंडेंसी, ये तीनों के तीनों अपने आप में सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं, जाइनोफोबिया की अगर हम बात करते हैं, जाइनोफोबिया स्टैंड फॉर, ये जाइनोफोबिया किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, तो ये बात कर रहा है अ फियर ऑफ वुमेन, अ फियर ऑफ सेक्स, अ फियर ऑफ मैरिज, अ फियर ऑफ चिन्स की बात कर रहा है। तो साथियों जो करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। अ फियर ऑफ वुमेन यहाँ पे करेक्ट आंसर 10 का होगा। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और उन 10 क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपके सामने एक एक करके रखने का डेफिनेटली प्रयास किया। सभी चीज़ों को जो हो सकता था वो चीज़ें मैंने बताने का भी प्रयास किया।
आगे देखिए, आपके लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कर एग्जम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंसेस इन द कोर्ट इज प्रोवाइडेड अंडर, ये कहाँ पे आपको इस प्रकार का प्रोवाइड कर रखा है? तो साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि ये इस प्रकार का एग्जम्पशन सीआरपीसी के हमको सीपीसी के सेक्शन 142 में प्रोवाइड नहीं किया गया है, सीपीसी के सेक्शन 143 में भी नहीं प्रोवाइड किया गया, 132 में भी नहीं प्रोवाइड किया गया। अगर इस टाइप का प्रोवाइड किया गया है तो सेक्शन नंबर 133 ऑफ सीपीसी के अंतर्गत ही हमको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे एग्जेम्पशन कर दिया जाता है, आपको छूट दे दिया जाता है पर्सनल अपीयरेंस होने के लिए, मीन्स कि आपको खुद आने के लिए यहाँ पे छूट दे दिया जाता है सीपीसी के केस में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, कर अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक चैरिटीज इस प्रोवाइडेड अंडर, मीन्स कि अगर पब्लिक चैरिटीज़ के लिए अगर किसी भी प्रकार का हम लोग सूट करते हैं तो ये कहाँ पे हमको प्रोवाइडेड कर रखा है? तो ये 105 के अंतर्गत कर नहीं रखा है, सीपीसी के सेक्शन 100 के अंतर्गत कर नहीं रखा है, सीपीसी के सेक्शन 41 के अंतर्गत कर नहीं रखा है। ये जो कर रखा है साथियों, ये सेक्शन नंबर 92 ऑफ सीपीसी के अंतर्गत कर रखा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको इंडेक्स रटने की आवश्यकता होती है, इंडेक्स पढ़ने की आवश्यकता होती है। जब आपका कमांड इंडेक्स पे रहेगा तो आप इंडेक्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और आप देखेंगे कि झारखंड ऐसा स्टेट है जो कि इंडेक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, इंडेक्स से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। कर सूट ऑफ इंडिजेंट पर्सन, मीन्स कि जो अकिंचन का वाद होता है, हैज़ बिन प्रोवाइडेड अंडर। ये अकिंचन का वाद कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है? तो साथियों, जब हम ऑर्डर पढ़ते हैं, ऑर्डर 1 से लेकर के ऑर्डर 51 तक हम पढ़ते हैं, तो उसमें हमको देखने के लिए मिलता है पाउपर सूट के बारे में देखने के लिए मिलता है, इंडिजेंट पर्सनस के बारे में देखने के लिए मिलता है। तो ये जो इंडिजेंट पर्सन वाला हो, ये आर्टिकल्स, ये ऑर्डर नंबर 32 ऑफ सीपीसी में देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलता है, 29 में भी नहीं मिलता है, 34 में भी नहीं मिलता है। ये जो मिलता है साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि इंडिजेंट पर्सन का जो ऑर्डर हमको प्रोवाइड कर रखा है सीपीसी के अंतर्गत, वो ऑर्डर नंबर 33 के अंतर्गत प्रोवाइड कर रखा है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, रिपीट किया जाता है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करते हैं, द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ समरी प्रोसीजर हैज़ बीन लेड डाउन अंडर। समरी प्रोसीजर आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? समरी प्रोसीजर के बारे में कहाँ पर बताया गया है अगर हम सीपीसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं? तो कह रहा है ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी की बात कर रहा है, ऑर्डर 36 ऑफ सीपीसी की बात कर रहा है, ऑर्डर 38 ऑफ सीपीसी की बात कर रहा है, ऑर्डर 40 ऑफ द सीपीसी की बात कर रहा है। तो साथियों, अगर हम समरी प्रोसीजर की बात करते हैं तो ऑर्डर नंबर जब आप 37 को देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, और 14 नंबर का आपका ए वाला ही करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं, कर अंडर सेक्शन 37 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एवरी पर्सन इज बाउंडेड टू असिस्ट ए मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों? अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात कर रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए, सीआरपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, कर रहा है इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द escape ऑफ एनी अदर पर्सन हु सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इज ऑथोराइज्ड टू अरेस्ट की बात कर रहा है। ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी को आप देखिए यहाँ पे, इन द प्रिवेंशन और सस्पेंशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ पीस। अगर इस प्रकार का ब्रीच भी किया है तो भी आप क्या करेंगे? आप लाइबल है उसको पकड़वाने में। ये भी बात सही कर रहा है। सी कर रहा है, इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू द कमिटेड अटेम्प्ट टू बी कमिटेड टू रेलवेज। ये भी बात सही करा। साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला मार्क किया जाएगा, क्योंकि ऑल ऑफ दी एबो जो भी बातें यहाँ पे बताई गई हैं क्वेश्चन नंबर 15 के अकॉर्डिंग्स में, सभी की सभी चारों की चारों बातें यहाँ पे करेक्ट बताई गई हैं। इसीलिए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये यहाँ पे आपका डी वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। कह रहा है, इन अकॉग्निजेबल केसेस अंडर इंडियन पेनल कोड द पुलिस विल हैव ऑल द पावर टू इन्वेस्टिगेट। किसके पास पावर होता है साथियों? तो पुलिस के पास पावर होता है, वो क्या कर सकता है? वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, कर रहा है एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी में कर रहा है इंक्लूडिंग द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट की बात कर रहा है। ऑप्शन सी में कह रहा है एंड अरेस्ट विदाउट वारंट ओनली आफ्टर सीकिंग द परमिशन फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है एंड अरेस्ट विदाउट वारंट ओनली आफ्टर इन इन्फॉर्मिंग द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू इंक्वायर इनटू टू ट्राई दी ऑफेंसेस की बात कर रहा है। अगर हम 16 वाले के क्वेश्चन की अगर ऑप्शंस की बात करते हैं साथियों, तो बी वाला यहाँ पे डेफिनेटली करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे मार्क होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है इंक्लूडिंग द पावर
टू अरेस्ट विदाउट वारंट भी यहाँ पे किया जा सकता है। और किस केस में किया जा सकता है विदाउट वारंट? तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास दो टाइप के केस होते हैं, एक कॉग्निजेबल केस होते हैं और एक नॉन कॉग्निजेबल केस होते हैं। और यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, क्वेश्चन के रेफरेंस को आप देखिए, यहाँ पे कॉग्निजेबल केसेस की बात की जा रही है। तो कॉग्निजेबल केसेस में विदाउट वारंट भी पुलिस ऑफिसर क्या कर सकती है? किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। कुछ क्वेश्चन को आपको लॉजिक से करना होगा, कुछ क्वेश्चन को आपको इंडेक्स से रट करके करना होगा। साम दाम दंड भेद जिस भी प्रकार से हो सके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उस क्वेश्चन से हमें मार्क्स गेन करना है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंसेस व्हाट पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट फॉर एन ऑफेंसेस कैरिंग पनिशमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर की अगर हम बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर की बात कर रहा है। तो साथियों यहाँ पे 3 मंथ जो होगा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, मीन ऑप्शन रॉन्ग होगा। जो हम ए वाले के ऑप्शन को देख रहे हैं, बी वाले का ऑप्शन 6 मंथ ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, डी वाले का ऑप्शन 3 ईयर ये भी करेक्ट नहीं है। जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये सी वाला करेक्ट आंसर होगा और 1 ईयर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं तो 18 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में ऑथोराइज्ड द डिटेंशन ऑफ एन एक्यूज इन कस्टडी की बात कर रहा है। तो कितने दिन, अब किसके बारे में बात कर रहा है साथियों? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, जुडिशियरी मजिस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा, नहीं तो दोनों ऑप्शन से दिया है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाला भी दिया है और जुडिशरी मजिस्ट्रेट वाला भी दिया है। तो हमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है तो 24 घंटे यहाँ पे नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा अगर 18 वाले का तो यहाँ पे सी होगा। 7 डे तक ये कौन दे सकता है? यहाँ पे ऑथोराइज्ड है डिटेंशन करने के लिए तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अगर हम जुडिशरी मजिस्ट्रेट की बात करते हैं साथियों तो वो 15 दिन यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको एक जगह देखने के लिए मिल रहा है और ये CRPC के अंदर से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कितने टाइम तक उसको एग्जीक्यूशन किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, उसको डिटेन किया जा सकता है और कितने दिन तक डिटेन किया जा सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 19 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हु इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी मेंटेनेंस अंडर चैप्टर नंबर 9 ऑफ द CRPC की बात कर रहे हैं। तो कहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल रहा है साथियों? तो 19 का ऑप्शन नंबर है डाइवोर्स्ड वाइफ की बात कर रहा है। किसकी बात से? नॉट इंटाइटल्ड की बात कर रहा है। क्वेश्चन देखिए निगेटिव टर्म में पहले पूछ दिया, डाइवोर्स्ड वाइफ। बी में कह रहा है जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ। सी में कह रहा है इलेजिटिमेट चाइल्ड और डी में कह रहा है फिजिकल एंड मेंटल एबल टू एडल्ट सन की बात कर रहा है। तो साथियों आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये डी वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा क्योंकि इन्हीं लोगों को नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है हाउ लॉन्ग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कह रहा है हाउ लॉन्ग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स की बात कर रहा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है 6 ईयर, तो 6 ईयर आपका होगा नहीं। 10 ईयर कह रहा है 10 ईयर आपका होगा नहीं। 12 ईयर हो रहा है बिल्कुल नहीं। अनटिल एग्जीक्यूशन और कैंसिलेशन यही आपका जो होगा साथियों करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं तो उनके रिस्पेक्ट में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 21 को अगर हम एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड विद इन विच क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट टू बी मेड अंडर CRPC की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 21 की हम बात करते हैं तो क्या यहाँ पे 6 मंथ होगा? तो जी हाँ साथियों यहाँ पे 6 मंथ्स के बारे में यहाँ पे अटैचमेंट के बारे में दे रखा है। जब हम CRPC को एनालिसिस करेंगे तो उसमें अटैचमेंट को आप देखेंगे तो 6 मंथ के अटैचमेंट के बारे में आपको दे रखा है। ये 60 डे आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, 3 ईयर आपका करेक्ट नहीं होगा, 1 ईयर आपका करेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की और क्वेश्चन नंबर 22 में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? कह रहा है अंडर व्हाट एप्रोप्रिएट सेक्शन अ मजिस्ट्रेट में इशू एन ऑर्डर फॉर इंजंक्शंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों? ऑर्डर फॉर इंजंक्शंस की बात कर रहा है। ये जो इंजंक्शन का ऑर्डर है वो सेक्शन नंबर 133 में दे नहीं रखा है, ऑर्डर सेक्शन नंबर 144 में आपके इंजंक्शंस के ऑर्डर को दे नहीं रखा है। साथियों यही बात आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पे? सेक्शन नंबर 142 ऑफ CRPC में यहाँ पे इंजंक्शंस के ऑर्डर को आपको देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं CRPC के सेक्शन में 142 में देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 23 को एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है अंडर व्हाट सेक्शन ऑफ CRPC अब मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशंस की बात कर रहा है। अब यहाँ पर CRPC में लोकल इन्वेस्टिगेशन, हमें पूरे क्वेश्चंस को नहीं देखना है, हमें वही कीवर्ड्स को देखना है, हमें वही की पॉइंट्स को देखना है जहाँ से हमारे क्वेश्चन को रेज किया जा रहा है। यहाँ पे CRPC पता चल गया। मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करते हैं तो लोकल इन्वेस्टिगेशन आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है?
तो सिंपल सा सेक्शन है। सेक्शन नंबर 139 के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम लोग लोकल इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। और ये किसके द्वारा करवाया जाता है, जो साथियों लोकल इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा करवाया जाता है। सेक्शन नंबर 133 में इस प्रकार का कोई भी प्रोविजंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 147 में भी प्रोविज़न नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 145 में भी इस टाइप का प्रोविजंस नहीं मिलेगा। और आपको मिलेगा कहाँ, तो सेक्शन नंबर 139 के ही अंतर्गत मिलेगा। क्वेश्चन नंबर अगर 24 की हम बात करते हैं, कर हु अमॉन्ग द फॉलोइंग में आस्क फॉर द सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शंस की बात कर रहा है। अब कौन सिक्योरिटी यहाँ पर ले सकता है, तो साथियों यहाँ पे सिक्योरिटी दोनों लोग के द्वारा लिया जा सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, साथ ही साथ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा भी लिया जा सकता है। अब कह रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग आस्क फॉर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। यहाँ पर देखिए किसकी बात कर रहा है, कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन की बात कर रहा है। अब कन्विक्शन पे कौन सिक्योरिटी ले सकता है, यहाँ पे कह रहा है ऑप्शंस जो दे रहा है, ऑप्शन को आप एनालिसिस करिए। कह रहा है सबऑर्डिनेट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो ये नहीं लेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पे नहीं लेंगे। कह रहा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब, ये भी नहीं लेंगे। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन की बात कर रहा है। इसी कन्विक्शन को देख करके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन लेगा यहाँ पे साथियों, यहाँ पे कौन सा सिक्योरिटी लिया जाएगा, किस कौन साहब लेंगे, तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए उनसे पीस लिया जाएगा। ये आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। क्वेश्चन नंबर अगर 25 की हम बात करते हैं, तो कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड अंडर सेक्शन 110 ऑफ सीआरपीसी फॉर फर्निशिंग सिक्योरिटी प्रिस्क्राइब्ड फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर। अब देखिए यहाँ पे आ गया कि गुड बिहेवियर के लिए कितने दिनों के लिए उनसे हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी ले सकते हैं फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर। तो 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए नहीं, 1 ईयर के लिए लिया जाता है, लेकिन 1 ईयर यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। और ये किसके लिए लिया जा रहा है, ये 110 की बात कर रहा है, और 110 में 3 साल के लिए कीपिंग पीस की बात कर रहा है। क्योंकि हमको डायरेक्ट यहाँ पे सेक्शन भी दे रखा है, और हमको जब से जैसे सेक्शन दे दिया है हम कंफर्म हो जाते हैं कि ये 110 की अगर बात कर रहा है, तो वहाँ पे 3 साल के लिए ही हमको वहाँ पे क्या देना है, कीपिंग पीस के लिए हमको सिक्योरिटी देना है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा 25 नंबर का डी वाला। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है अ कन्फेशन मेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 कैन बी रिकॉर्डेड बाय अ मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, क्या कह रहा है साथियों, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ। अब क्या कोर्स दे रहा है, ऑफ ट्रायल की बात कर रहा है, एन इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है, अ ट्रायल और एन इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है। और जब यहाँ पे डी वाले आप ऑप्शन को देखेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है इन्वेस्टिगेशन बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। जो आपका करेक्ट आंसर 26 का मार्क किया जाएगा साथियों, ये डी वाला ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहीं पे 27 को हम एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है ट्रायल कमेंस इन वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, यहाँ पे तो पुलिस रिपोर्ट की बात कर रहा है। ऑप्शन ए को देखिए, कह रहा है विथ द इशुएंस ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट एक्यूज्ड पर्सन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं। बी वाले में विथ द सबमिशन ऑफ द पुलिस रिपोर्ट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं। साथियों इसका सी वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। ऑन द फ्रेमिंग ऑफ फॉर्मल चार्जेस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि कह रहा है ऑन द फ्रेमिंग ऑफ फॉर्मल चार्जेस, 27 का यहाँ पे आपका साथियों जो होगा सी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। डी वाला भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 को जब हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नीड नॉट बी साइंड बाय द मेकर के द्वारा कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करते हैं, तो स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी, ये बात गलत कर रहा है, 28 वाले की बात कर रहा है। स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी, ये बात भी गलत कर रहा है। स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी, ये बात करेक्ट कर रहा है, और यही 28 का आपका करेक्ट आंसर भी यहाँ पे मार्क्स किया जाएगा। यहाँ पे डी वाले ऑप्शन को भी देखिए, कर रहा है स्टेटमेंट कन्फेशन बाय एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 164, ये भी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं, कह रहा है अंडर विच सेक्शन ऑफ लॉ मजिस्ट्रेट हैज़ पावर टू इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन की बात कर रहा है।
तो यहाँ पे इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? तो क्या ये बातें 270 में, सेक्शन नंबर 270 में दे रखी है? बिल्कुल नहीं। 272 में दे रखी है? बिल्कुल नहीं। 273 में दे रखी है? बिल्कुल नहीं। ये बात कहाँ दे रखी है? तो साथियों 29 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला होगा, सेक्शन नंबर 271 में दे रखी है। अब देखिए सभी के सभी एक जैसे सिमिलर सेक्शंस आपको देखने के लिए मिल रहा है, 270, 71, 72, 73। जब तक आप सेक्शंस पे कमांड नहीं करेंगे तब तक आपके लिए थोड़ा सा घातक बन सकता है आपका झारखंड जुडिशरी, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, आप देख सकते हैं सेक्शन बेस्ड ही क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, मीन्स कि इंडेक्स टाइप के ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? आप इंडेक्स को रटना याद कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहा है, अंडर विच सेक्शन ऑफ लॉ the court has provision to direct tender of pardon to the accused before pronouncement of the judgment की बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर हम 30 की बात करते हैं तो क्या ये कहाँ पर दिया गया है? तो क्या सेक्शन नंबर 306 में दिया गया है, सेक्शन नंबर 307 में दिया गया है, सेक्शन नंबर 301 में दिया गया है कि सेक्शन नंबर 310 में दिया गया है? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सेक्शन नंबर 307 के अंतर्गत ही प्रोवाइड कर रखा है सीआरपीसी को जब हम एनालिसिस करते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है इफ क्वेश्चन आस्क टू विटनेस टू एनी मैटर रेलिवेंट टू द मैटर इन इशू एंड द आंसर गिवन बाय द विटनेस टू सच क्वेश्चन विल क्रिमिनेट हिम देम। अगर उसको क्रिमिनेट कर रहा है तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पे हम ऑप्शंस को एनालिसिस करेंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है द विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू आंसर सच क्वेश्चन। यहाँ पे विटनेस क्या किया जाएगा? उसको कंपेल्ड किया जाएगा कि नहीं भाई तुमको यहाँ पे आंसर देने की आवश्यकता है और तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें यहाँ पे आंसर देना ही होगा। ऑप्शन नंबर बी को देख लीजिए, द विटनेस हैड नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर सच क्वेश्चन, ये गलत ऑप्शन है। कोर्ट में प्रिज्यूम, ये गलत ऑप्शन है। नॉन ऑफ द अबव, ये भी आपका गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है स्टॉपेल हैज़ बीन डिफाइंड अंडर। तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉपेल कहाँ पे डिफाइन किया गया और ये क्वेश्चन लिया कहाँ से गया है? तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश के क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, साथ ही साथ सीपीसी के क्वेश्चन को आपने ऑब्जर्व किया, साथ ही साथ आपने सीआरपीसी के भी क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, और अब ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा 114 बिल्कुल नहीं होगा, 130 बिल्कुल नहीं होगा, 117 बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम स्टॉपेल के कॉन्सेप्ट को देखना चाहते हैं तो हम भाग करके जाएंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो कि हमको सेक्शन नंबर 115 में देखने के लिए मिलता है। अगर हम रेंज की बात करते हैं तो 115 से 117, 18 सेक्शन तक होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉपेल की बात करता है और स्टॉपेल का डेफिनेशन हमको सेक्शन नंबर 115 में ही देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 में द प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी अंडर सेक्शन 112 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों? प्रिजम्पशंस की बात कर रहा है। और किस टाइप के प्रिजम्पशंस की बात कर रहा है? तो लेजिटिमेसी की प्रिजम्पशंस की बात कर रहा है। जो लेजिटिमेसी की प्रिजम्पशंस की अगर हम बात करते हैं साथियों तो ये कहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखा है? तो ये प्रिजम्पशन, ये जो लेजिटिमेसी की प्रिजम्पशन होती है इसको हम लोग प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं। यही आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट नहीं होता है, मिक्स्ड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट भी नहीं होता है, नॉन ऑफ द एबव भी नहीं होता है। और ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामिनेशन में घूम फिर करके आपसे मिलता है। कहीं भी आप एग्जामिनेशन देंगे तो ये लेजिटिमेसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34 को हम एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है अ विटनेस मे व्हाइल अंडर एग्जामिनेशन refresh his memory by refreshing to any witness made by himself at the time of the transaction or soon afterward. This provision is provided under, ये कहाँ पे आपको दे रखा है और किसकी बात कर रहा है साथियों? ये जो बात कर रहा है ये रिफ्रेश मेमोरी की बात कर रहा है, और रिफ्रेश मेमोरी हमको अंत में ही देखने के लिए मिलता है और वो भी इंडियन एविडेंस एक्ट में, और ये हमको देखने के लिए मिलता है सेक्शन नंबर 159 में। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आपको अब क्या करना चाहिए? आपको अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करना चाहिए। जब आप मेमोरी रिफ्रेश की बात करेंगे तब तो वो सेक्शन नंबर 159 के पास आप पहुँच जाएंगे, और वो भी कहाँ? सेक्शन नंबर 159 इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 को आप एनालिसिस करिए। क्वेश्चन नंबर 42 में आपका क्या कह रहा है दोस्तों? आपका क्वेश्चन नंबर 42 में देख लें, बीच में क्वेश्चन कट गया है क्या दोस्तों? अच्छा, इधर का क्वेश्चन छूट रहे थे, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करते हैं, बीच के क्वेश्चन छूट रहे थे। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि लीडिंग क्वेश्चन हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अंडर। लीडिंग क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि लीडिंग क्वेश्चंस को कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो आप सभी लोगों को पता है कि लीडिंग क्वेश्चन कब आस्क किया जाता है, कैसे आस्क किया जाता है। तो लीडिंग क्वेश्चन जो होता है साथियों, ये सेक्शन नंबर 141 के ही अंतर्गत आस्क किया जाता है, जिसमें यस नो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपने ये काम किया, हाँ या ना में जवाब दीजिए। इसको हम लोग लीडिंग क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस कहते हैं। यहाँ पर देखिए सेक्शन नंबर 141, 142, 143, 145, यहाँ पे क्या किया गया, सभी सेक्शन को एक साथ दिया हुआ है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप इंडेक्स पे थोड़ा सा कमांड करिए, आपके लिए झारखंड जुडिशरी जो होगा ये आसान बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अ पब्लिक सर्वेंट shall not be compelled to डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करते हैं तो 36 नंबर के क्वेश्चन को आप देखेंगे तो सेक्शन नंबर 123 इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं, सेक्शन 125 इसका होगा नहीं, सेक्शन 126 होगा नहीं। ये जो इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा 36 का, ये बी वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा और सेक्शन नंबर 124 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। ए इज चार्ज विथ ट्रेवलिंग इन अ रेलवे विदाउट अ टिकट द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट ही हैज़ अ टिकट इज। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर शिफ्ट किया जाएगा, तो साथियों जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो क्या प्रोसिक्यूशन के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा या फिर एक्यूज्ड के ऊपर शिफ्ट होगा। तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि जो कहेगा मेरे पास टिकट है उसी को ही क्या करना पड़ेगा, वही एक्यूज्ड होगा और उसी को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर का भार नहीं है, ये नीदर प्रोसिक्यूशन नॉर एक्यूज्ड का ये भी गलत है, नॉन ऑफ दिस एबो भी गलत है। जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों 37 की अगर हम बात करते हैं तो बी वाला ही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करते हैं तो 38 नंबर वाले क्वेश्चन में आप देखिए करें इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सर्टिफिकेट कॉपी 30 ईयर ओल्ड विच फुलफिल ऑल द कंडीशंस लेड अंडर सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द कोर्ट। अब कोर्ट यहाँ पे क्या करेगी, अब कोर्ट किस प्रकार का प्रिजम्पशन लेगी, क्या वो सेल्फ प्रिजम्पशन लेगी, तो बिल्कुल नहीं लेगी। विल नॉट प्रिज्यूम करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। वहाँ पे क्या करेगी, वो मे प्रिज्यूम करेगी। क्या करेगी साथियों, मे प्रिज्यूम करेगी। और ये चीज़ें, ये तीनों चीज़ें आपको देख करके जाना होगा, मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। ये तीनों से, इन तीनों से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भर भर के पूछे जाते हैं कि कब मे प्रिज्यूम होगा, कब सेल्फ प्रिज्यूम होगा और कब कंक्लूसिव प्रूफ यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 39 में आप देखिए क्या कह रहा है, ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ रजिस्टर्ड सेल डीड प्रोड्यूस इन एविडेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, प्रोड्यूस किया जाएगा एज अ एविडेंस के रूप में। ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं, कर रहा है विल बी प्रूव्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द ओरिजिनल एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। ये इसका गलत आंसर होगा, ए वाला। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए will be merely proved of the fact that the original document was registered। यहाँ पे ऑप्शन ए, यहाँ पे बी होगा, ये सी होगा और ये डी तो है ही है। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का डी वाला, सी वाला यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में हम देखते हैं, कह रहा है कन्फेशन ऑफ वन एक्यूज्ड इज एडमिसेबल एविडेंस अगेंस्ट को एक्यूज्ड इफ दे आर ट्राइड। अब किस चीज़ की बात कर रहा है साथियों, दे आर ट्राइड की बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर हम 40 को देखते हैं तो 40 का जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा, ऑप्शन ए में कर रहा है ज्वाइंटली फॉर द सेम ऑफेंसेस की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी में ज्वाइंटली फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस की बात कर रहा है। ऑप्शन सी में फॉर द सेम ऑफेंसेस बट नॉट ज्वाइंटली की बात कर रहा है। ऑप्शन डी में फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस एंड नॉट ज्वाइंटली की बात कर रहा है। तो 40 वाले का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कर रहे हैं, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अ रजिस्टर्ड विल इट शैल बी नेसेसरी टू कॉल। ये नेसेसरी है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑल द अटेस्टिंग विटनेस इसको कहा जाएगा, तो नहीं, ये करेक्ट आंसर इसका नहीं है। अगर हम बी वाले इसके ऑप्शंस को देखेंगे तो बी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑन अटेस्टिंग विटनेस एट लिस्ट की बात कर रहा है और ये इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, वन अटेस्टिंग विटनेस एंड द सब्सक्राइबर विल बी विल, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा और डी वाला भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, in the Indian Evidence Act, the condition in respect of computer output to be demanded and admissible in evidence as a document is contained in। इसका क्या मतलब होता है साथियों,
अब ये क्या कहना चाहता है, कर रहा है ये कहाँ पे दे रखा है, कंप्यूटर आउटपुट की बात कर रहा है, कंप्यूटर आउटपुट पे डिमांडेड एडमिसेबल इन एविडेंस डॉक्यूमेंट कंटेंट इन, और ये चीज़ें कहाँ हमको बता रखी है, किस सेक्शन के अंतर्गत बता रखी है। अब डायरेक्ट बार बार सेक्शन हिट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए कर रहा है सेक्शन नंबर 65 क्लॉज बी के पार्ट 4 में, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। सेक्शन 65 क्लॉज बी पार्ट 1 में ये भी नहीं होगा, ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा सी वाला। अगर हम 42 नंबर की देखते हैं तो 42 में सी वाला करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन 65 पार्ट बी सब क्लॉज 2 इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। अब क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए क्या दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, तो डिटरमाइन कर रहा है डेट ऑफ बर्थ, किसके डेट ऑफ बर्थ के, तो ए के डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा है। 43 नंबर वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए को देखिए, अ लेटर फ्रॉम एज डिसीज्ड फादर टू अ फ्रेंड अनाउंसिंग द बर्थ ऑफ ए इज अ रेलिवेंट फैक्ट। ए वाले की बात कर रहा है कि ये क्या हो जा रहा है कि ये रेलिवेंट फैक्ट है। और 43 वाले क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो ए वाला ही इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी वाला नहीं होगा और डी वाला भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड इसेंशियली की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो कह रहा है प्रूव्ड इसेंशियली की बात कर रहा है। तो 44 का जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कह रहा है ये जुडिशियल नोटिस होगा, तो नहीं ये जुडिशियल नोटिस नहीं होगा। ये एडमिटेड फैक्ट होगा, ये एडमिटेड फैक्ट नहीं होगा। ये कन्फेशन होगा, कन्फेशन नहीं होगा। ये क्या होगा साथियों, ये एक रेलिवेंट फैक्ट होगा। और इसी रेलिवेंट फैक्ट के बारे में हम बात करते हैं कि कोई भी चीज़ हम देंगे वो रेलिवेंट फैक्ट का हम क्या करेंगे, देंगे। इररेलेवेंट फैक्ट को हम कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं प्रूव करेंगे, ना प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करते हैं। कर ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स आर नॉट रेलिवेंट। जो ओपिनियन होता है एक्सपर्ट का, ये क्या होता है, नॉट रेलिवेंट। अब ये कहाँ पे बता रखा है, तो साथियों हम पहले ऑप्शंस को देखेंगे। अपॉन अ पॉइंट ऑफ साइंस की बात कर रहा है, ये गलत बात है। अगर अपॉन अ पॉइंट ऑफ आर्ट, ये गलत बात है। अपॉन अ पॉइंट ऑफ डोमेस्टिक लॉ, ये इसका यहाँ पे कह रहा है क्योंकि क्वेश्चन हमारा निगेटिव वे में पूछा है, नॉट रेलिवेंट की बात कर रहा है। साइंस पे दिया जा सकता है, आर्ट पे दिया जा सकता है, हैंड राइटिंग पे दिया जा सकता है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट आर नॉट रेलिवेंट, तो ये सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अपॉन ए पॉइंट ऑफ डोमेस्टिक लॉ की बात यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि जज साहब खुदे लॉ जान रहे हैं, अब वो क्या किसी से ओपिनियन मांगेंगे। 45 का सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 46 को हम एनालिसिस करेंगे तो 46 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन प्रोवाइडेड दैट एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो फैक्ट इन इशू की बात कर रहा है। और 46 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ये सेक्शन नंबर 3 होगा नहीं, सेक्शन नंबर 4 होगा नहीं, सेक्शन नंबर 6 होगा नहीं, जो होगा ये सेक्शन नंबर 5 के ही अंतर्गत ये दिया जाता है। किसकी हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रेलिवेंट फैक्ट की बात करते हैं। ठीक, सेक्शन नंबर 5 आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर द कंसिडरेशन की बात कर रहा है कि नॉट एसेंशियल है कंसिडरेशन के लिए। ऑप्शन नहीं में इट मस्ट बी गिवन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, ये बात गलत है। अगर हम 47 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वैल्यूएबल ये गलत है, लॉफुल ये गलत है, एडुकेट यहाँ पे जो होगा साथियों उपरयुक्त, ये यहाँ पे सही आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 48 की बात करते हैं, कह रहा है द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज लेड डाउन अंडर। यहाँ पे कहाँ पर दे रखा है, किसकी बात कर रहा है, तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। और कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे आपसे क्या पूछ दिया है, तो दोस्तों यहाँ पे रेंज पूछ दिया है कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक दे रखा है। 31 से 37 बिल्कुल नहीं, 32 से 37 बिल्कुल नहीं, 30 से 36 बिल्कुल नहीं, ये दे रखा है 31 से लेकर 36 के बीच में हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए आप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करते हैं, कह रहा है द इंटीमेटेशन अंडर सेक्शन 59 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कह रहा है, तो 49 नंबर वाले की अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे साथियों, तो 49 नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, इट में बी इम्प्लाइड, ये नहीं होगा। इट में बी मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, ये भी नहीं होगा। मे बी इधर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ये इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा 49 नंबर का सी वाला।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है अ टेंडर इन अ न्यूज़पेपर इज, जो टेंडर होता है न्यूज़पेपर में क्या होता है, तो साथियों आप सभी लोगों को पता होता है जो टेंडर दिया जाता है न्यूज़पेपर में ये इन्विटेशन टू ऑफर होता है कि आइए आप हमारे में क्या करिए, इन्वेस्ट करिए या हमारे प्रोडक्ट को आप देखिए। तो साथियों आप सभी लोगों ने देखा कि 100 क्वेश्चन का ये स्लॉट होता है। कितने क्वेश्चन का स्लॉट होता है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि ये 100 क्वेश्चन का स्लॉट होता है। लेकिन मैं इस पार्ट में मात्र 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगर आप लोग का पॉजिटिवली रिस्पॉन्स आता है, अगर आप लोग का कमेंट सेक्शन में पॉजिटिवली कमेंट आता है, तो मैं 50 क्वेश्चन का सेट अलग से आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आऊँगा। अगर आपको लगता है कि आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो साथियों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लॉ विथ रोनित के नाम से है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है तो आप इस दिए हुए नंबर पे आप हमको कॉल भी कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं एप्रोप्रिएट टाइम पे। साथियों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे कोई भी मैं लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो साथियों ये था पूरी की पूरी कहानी जो आप को मैं लेकर के आया था यहाँ पे, जो मैं सभी चीज़ों को मैंने आपके सामने यहाँ पे रखने का प्रयास किया। मैंने बुक भी आपके सामने शो किया, कैसे कैसे बना है, ये सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको एक एक डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर किया। साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी मैंने आपके सामने रखने का भरपूर प्रयास किया। अब कुछ दिन के बाद से मैं आप लोगों के लिए इसका जीएस का भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, जो अभी का 2023 का जो करंट अफेयर है, इस करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।